योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे कर चुकी है और इन 6 महीनों में योगी सरकार ने अपने पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों को न केवल पूरा किया है बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। फिर वो युवाओं के लिए रोजगार की बात हो या फिर अपराध पर लगाम लगाना, इन 6 महीनों में योगी सरकार ने हर कार्य को बखूबी पूरा किया है। देखिए इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी, बेरोजगारी से लड़ने में अव्वल यूपी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला राज्य यानी यूपी, और यूपी की इन उपलब्धियों के पीछे नाम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव में योगी सरकार पर फिर एक बार भरोसा जताया तो योगी भी उस भरोसे पर खरे उतरे। अपने 6 महीनों के कार्यकाल में ही उन्होंने देश को कई बार यूपी की बदली हुई तस्वीर से रूबरू कराया। चुनाव के दौरान जो कहा उसे करके दिखाया। 6 महीनों के कार्यकाल में योगी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए अपने एक एक वादे पर पूरा फोकस रखा। फिर वो प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, योगी सरकार हर मुद्दे पर जनता के प्रति समर्पित दिखी, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद योगी खुद समय समय पर इन विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते पाए गए। अपने 6 महीने के कार्यकाल में योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश के विकास को गति दी। पिछड़ेपन की मार झेल रहे बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम पर तेजी से काम शुरू हुआ। गोरखपुर रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू हुआ। 6.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक बीमा प्राप्त हुआ। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की नई पहचान बनी। अब तक 36 माफियाओं को सजा मिली। 62 माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफियाओं के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे दर्ज हुए। अपराधियों की 2200 करोड़ की अधिक से अवैध संपत्ति जब्त की गई। 310 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया। 93,000 युवाओं को रोजगार मिला। हालांकि ये तो योगी सरकार के संकल्प पूर्ति की महज शुरुआत थी। योगी सरकार 2.0 में शिक्षा को सरकार का सहयोग मिला तो प्रदेश के भविष्य को भी नए पंख लग गए, महिला शक्ति को भी बल मिला। योगी सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए गए। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई। 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध किए गए। 26 नए राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए। खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद को खेलो इंडिया सेंटर की सौगात मिली। कन्या सुमंगला के तहत 13.67 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई। सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,91,686 बेटियों का विवाह हुआ। बैंकिंग सखी की तैनाती के लिए महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। बिजली सखियों के रूप में महिलाओं ने 173.5 करोड़ से अधिक के बिजली बिल संग्रहित किए। हर थाने में विशेष महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। प्रदेश भर में 10,417 महिला थानों का गठन किया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार अपने इन 6 महीनों के कार्यकाल में किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटाने में कामयाब रही। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया और किसानों के कर्ज भी माफ हुए। यानी 6 महीनों में ही योगी सरकार ने चौमुखी विकास की एक नई तस्वीर देश के सामने पेश कर दी, जो अब भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे हो गए हैं। 6 महीने में संकल्प पत्र पर पूरा तरीके से फोकस रहा। संकल्प पत्र को पूर्ण करने पर फोकस के साथ साथ योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाया। रोजगार परक तकनीकों में प्रशिक्षित भी किया गया। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट ने विकास को नई ऊंचाई दी है। साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने विकास को नई ऊंचाई दी। तो वहीं मुख्तार समेत 36 माफियाओं को कड़ी सजा भी दिलवाई। मुख्तार समेत 36 माफियाओं को आजीवन कारावास, 2 माफियाओं अपराधियों को फांसी की सजा और निवेश को धरातल पर उतारने का एक खाका भी तैयार किया गया। और 10 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर अब सरकार उतारेगी। और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। ड्रग्स माफियाओं से 40 करोड़ के नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनीष, देखिए 6 महीने का कार्यकाल काफी शानदार रहा है और जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे चुनावों के दौरान, उन वादों पर सबसे पहली नजर और सबसे पहले उन वादों को पूरा करती हुई इस वक्त योगी आदित्यनाथ की 2.0 की सरकार नजर आ रही है। निश्चित तौर से देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार, योगी 2.0 की जब से सरकार बनी है, उनका फोकस था जो उनके संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारना होगा। 1200 से अधिक किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, जो कि न केवल सुगम यातायात के लिए है, बल्कि उसके साथ ही जो आप देखेंगे तो उसके अगल बगल जो डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे वहाँ पे औद्योगिक विकास की बात करेंगे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो उनके द्वारा भी आपको दिखेगा कि जो रोड का जो जाल था, जो फैलाया गया था, उस से जिस तरह से बुंदेलखंड एक अछूता जिला माना जाता था, उस बुंदेलखंड की तरफ देखा जाता था कि उसको वहाँ पे कोई विकास की बात नहीं होती थी, वहाँ पे आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना के दिया, वहाँ पे आपने नए रोजगार की बात करके दी है। साथ ही साथ सबसे अहम चीज आती थी कि रोजगार को लेके विपक्ष हमेशा से सरकार को घेरने काम करता था। और इसमें आते ही योगी 2.0 में आप देखेंगे 93,000 रोजगार, नए रोजगार दिए गए, उन्हें लाभान्वित किए गए। यही नहीं, करीब 1,91,000 बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करके उनको आगे के मार्गदर्शन कराया गया है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित कराया गया है कौशल विकास के द्वारा कि वो अपने आप से रोजगार बना सके। तो जिस के जो बेसिक नीड्स थी रोजगारी को लेके या फिर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम उठाने को लेके, वो कहीं ना कहीं आपको दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट्स कहां से आ रहे हैं, आपके राज्य में इन्वेस्टमेंट की क्या चीजें हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो जनवरी में होने वाला है, उसको लेके करीब 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो एक बड़ा अमाउंट है। और सबसे अहम चीज, इन्वेस्टमेंट तब आता है किसी राज्य में जब आपके पास भय का माहौल ना हो। हम देखेंगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की योगी 2.0 की सरकार बनी है, उसके बाद से 36 माफिया, मुख्तार अंसारी सहित 36 माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की गई, जिनमें आजीवन कारावास के साथ साथ 2 लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई। तो ये एक भय मुक्त वातावरण की जो बात की जाती थी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट आपके पास आता है, और ये सब जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी के लोक जन कल्याण संकल्प पत्र में। उसी का ये पूरी बात की गई थी और उसी में ये जिक्र किया गया था, जिसको योगी 2.0 की सरकार ने बनते ही धरातल पर उतारने का काम किया। और ये साफ दिखता भी नजर आ रहा है। महिलाओं के अंदर भय मुक्त वातावरण देने की बात की गई थी। कन्या सुमंगला जो योजना थी, उनसे करीब आपको 13 लाख के ऊपर जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो संकल्प पत्र में बात की गई थी, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतरते नजर आते हैं योगी 2.0 में योगी आदित्यनाथ जी। आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा करते रहते हैं, लगातार जो दौरे करते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंट दिखता है। आपको दिखता है कि जिस तरह से काम हो रहा है। अगर सूबे का जो सूबे का सबसे बड़ा कह लें कि अधिकारी कह लें या फिर कह लें कि मुख्यमंत्री की बात करेंगे, लगातार वो दौरे पर रहते, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भी उन काम करने के लिए जो एक शिद्दत होती है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। खुद मंडलों में डिवाइड किए गए थे, 7-7 मंडलों में डिवाइड करके खुद मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम लगातार दौरे पे हैं। आज का भी मौसम इतना लखनऊ का खराब है, पिछले कई दिनों से लखनऊ के मौसम खराब है, पर आसपास में येलो अलर्ट भी दे रखा है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के आप देखेंगे तो लगातार वो दौरे पे है, समीक्षा कर रहे हैं और जो भी योजना है उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतरने का काम करते हैं। और साथ शायद यही जिस तरीके से उनकी कार्य करते हैं, जिसके कार्य करने का उनका कार्य करने का तरीका है योगी आदित्यनाथ का, तो वो चीजें आपको यहाँ पे जरूर दिखती है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए मनीष, कहते हैं कि जब टीम लीडर अच्छा हो तो टीम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही टीम भी अच्छा करने लग जाती है, और जब मुखिया ही शानदार हो,
मुखिया का काम अच्छा हो, तमाम योजनाओं को लगातार निरीक्षण करते हैं, नजर बनाए रखते हैं, तो भाई उनकी टीम है उसे भी काम करना बेहद जरूरी होगा और शायद उसी का असर है कि 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है वो काफी बेमिसाल रहा है। चलिए मनीष, आपके पास वापस आते हैं और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कानपुर से। घर में शव रखने के मामले में अब जांच टीम को गठित कर लिया गया है। आपको बता दें कि 17 महीने तक विमलेश के शव को घर में रखा गया था। ज्वाइंट कमिश्नर ने जांच टीम गठित की है। आनंद प्रकाश तिवारी ने जांच टीम गठित की है। एडीसीपी पश्चिम करेंगे इस पूरे मामले की जांच। लाखन सिंह यादव मामले की जांच करेंगे। शव को रखने में क्या इस्तेमाल हुआ इसकी भी जांच की जाएगी और आखिर किस मकसद से शव को 17 महीने तक घर पर रखा गया इसकी जांच की जाएगी। अहम बिंदु पर एडीसीपी पश्चिम जांच करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, देखिए कुल मिलाकर करीब 1.5 साल 17 महीने तक शव को रखा गया था और अब इस पूरे मामले में जांच टीम का गठित की गई है जो अब इस पूरे मामले में जांच की जाए, क्योंकि जब एक शव को अगर 1 हफ्ते भी अगर आप रखें तो उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आखिर 1.5 साल तक उस शव को कैसे रखा गया, किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया और उस शव को 1.5 साल तक घर में रखने का तात्पर्य क्या था, लक्ष्य क्या था, इन तमाम चीजों को लेकर टीम का गठन किया गया जो अब इन चीजों को जांच करेगी। मनीष, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से विमलेश की मौत हो जाती है कोरोना काल में, और 17 महीने बहुत लंबा समय होता है। 17 महीने का समय था जब उनकी बॉडी अपने घर में रखते हैं और लगातार परिवार उनके संपर्क में रहता है। ऑक्सीजन बीच में देने की बात कही गई थी, गंगा जल से उनकी बॉडी को पूरी पोषण की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोधाभास की आपको एक आता है, क्योंकि पुलिस ने जब जाँच की थी और ये मामला तब खुला था जब इनकम टैक्स, क्योंकि वो गुजरात में पोस्टेड थे और इनकम टैक्स की टीम को वहाँ पे सूचित किया जाता है, क्योंकि 17 महीने से वो ऑफिस नहीं जाए थे। जब वहाँ से टीम आती है, वो यहाँ पे आती है, उसके बाद यहाँ के लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद प्रशासन पूरा कहीं ना कहीं जागरूक होता है, उसके बाद होश में आता है, अपने काम पे लगता है। तब आपको दिखता है कि किस तरीके से आप जाते हैं, देखते हैं कि बॉडी वहाँ पे है। हालांकि बॉडी में कोई स्मेल नहीं पाई गई थी। तो अब ये जांच का विषय है कि क्या कोई केमिकल्स यूज कर रहे थे, क्या किसी तरीके का कोई लेप लगाया गया था, क्या बॉडी में कोई चीज़ थी, क्योंकि जब डिक्लेयर किया गया उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया था उनको, तब भी पूरी जांच की गई थी। और उसके बाद जब कल भी शव को बरामद किया गया था, उसमें भी जब उनकी जांच हुई थी तो उसमें बहुत पहले मौत की जिक्र किया गया है कि मौत बहुत समय पहले हो चुकी है। तो इसका भी पूरा देखा जाएगा, उस जांच का विषय रहेगा कि क्या जो डेथ ऑफ कॉज ऑफ डेथ क्या था, टाइम ऑफ डेथ क्या था, जो 17 महीने पहले जो डेथ डिक्लेयर की गई थी, जिसके बाद परिवारजनों का कहना था कि उनमें बॉडी में उनकी जो हार्ट बीट थी वो थी और लगातार हार्ट बीट बीच बीच में देखने को मिलती थी। तो ये पूरी चीजें देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑफ डेथ, कि डेथ कब हुई थी, कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि कोरोना के समय उनकी मौत हुई थी और 17 महीने का लंबा पीरियड था। अगर उस दौरान मौत हुई है तो क्या परिवारजनों ने बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल किए थे, किसी जगह लेप इस्तेमाल किया था, ये भी जांच का विषय और ये महत्वपूर्ण जांच से बन जाता है, क्योंकि 17 महीने से एक व्यक्ति का शव बिल्कुल। और देखिए मनीष, इसको रखने के पीछे क्या वजह थी, बताया गया है जांच में इसका क्या खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। मनीष बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां दिवाली को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी है। पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में सिपाहियों को दिवाली तोहफा मिलेगा। पुलिस विभाग के 20,000 जवानों को पदोन्नति दी जाएगी। तो वहीं पुलिस विभाग में 2010 और 2011 बैच के जवान पदोन्नत होंगे। डीजीपी मुख्यालय से पदोन्नति के लिए तैयारी शुरू हुई है। सभी जिलों से इन दोनों बैचों के पुलिसकर्मियों के चरित्र पंजिका मांगी गई है। तो वहीं स्क्रूटनी के बाद सिपाहियों के कैरेक्टर रोल में कमी होने पर उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि जिन्होंने बेहतर तरीके से काम किया है उनको प्रोन्नत किया जाएगा और जिन्होंने काम में कोई भी लापरवाही बरती है या जिस तरीके से रिपोर्ट मिलती है उसके आधार पर ही प्रमोशन डिसाइड किया जाएगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए दिवाली तोहफा और इसके साथ कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की भी बड़ी तैयारी है कि प्रोन्नत किया जाएगा, लेकिन इसमें सशर्त ये रखी गई है कि प्रोन्नत उन्हें किया जाएगा जिनके जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं और जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है उनको प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर से देखिए 2010-2011 बैच के जो सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, उनके लिए स्वर्णिम
ये माना जा रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका है कि जब दिवाली पे उनको प्रमोशन के तोहफे दिए जाएंगे। और माना जा रहा है कि दोनों बैच के जितने भी सिपाही हैं उनकी जो पंजिका है, जो उन लोग की जो ज्वाइनिंग का होता है, उनकी डिटेल सभी जिलों से मांग ली गई है। और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर रोल्स को भी देखा जाएगा। जिनके कैरेक्टर रोल्स में कमी पाई जाएगी उनको इससे वंचित किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरीके से आपने काम किया, अगर आप काम में बढ़िया है, आपने अपना अच्छा काम कर रखा है, तो उसके साथ ही आपको प्रमोशन दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरीके से 2010-2011 के बैच के तमाम ऐसे सिपाही हैं जो कि प्रमोशंस के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और शायद अब योगी 2.0 की सरकार के आने के बाद अब बिल्कुल। और देखिए मनीष, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और कार्यशैली में भी बड़े सुधार होंगे इसी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम अपडेट के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गड़बड़ी की साजिश इस वक्त नजर आ रही है। पीएफआई के सक्रिय सदस्य शफीक से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के खिलाफ छापेमारी में केरल से शफीक को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की लखनऊ जोन यूनिट शफीक से अब बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी। और पूछताछ के लिए लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को 10 दिनों की कस्टडी भी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में रैली के दौरान ये तैयारी इस वक्त की गई थी और पूछताछ में जब कई जगह पर छापेमारी की गई तो कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उस पूछताछ में ये सामने आया है। और मेरठ से अगली खबर, जहां पीएफआई के 4 सदस्य से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। केरल के कैंप में ली थी हथियारों की ट्रेनिंग, तो वहीं केरल में मंजारी इलाके में दी जाती है ट्रेनिंग। वेस्ट यूपी में नेटवर्क बना रहा था मुफ्ती शहजाद, जहां मुफ्ती शहजाद बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने का काम भी करता था। एटीएस की पूछताछ में कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से नापाक साजिशें जो हैं और क्या इन लोगों का एजेंडा था, इसको लेकर अब एक एक करके खुलासा हो रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए कई बातें निकलकर सामने आई हैं कि इन लोगों ने हथियारों की ट्रेनिंग कहां से हासिल की है और क्या कुछ एटीएस की पूछताछ में खुलासा होने की संभावना है। देखिए, मेरठ पुलिस और एटीएस की टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जिस पूछताछ में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि केरल के एक कैंप में इन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद में लगातार देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी में नेटवर्क बना रहा था। जो मुफ्ती शहजाद है, ये लगातार वेस्टर्न यूपी में अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने जो हथियारों की ट्रेनिंग है वो केरला से लिए, कहीं ना कहीं पश्चिम को हिलाने का काम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिम में बड़ा धमाका करने का काम ये कर रहे थे। जो साजिश रची जा रही थी उसके तहत जो ये लोग हैं, चारों जो लोग गिरफ्तार किए हैं पीएफआई के स्लीपर सेल के ये सदस्य हैं, चारों ने केरला में ट्रेनिंग ली है। और उसके बाद लगातार देखा जाए तो ये कई धार्मिक शिक्षा की जो किताबें इनके पास से मिली है, अलग अलग देखा जाए तो ये चारों लोग चारों क्षेत्र में फैले हुए हर एक जिले में अपनी सदस्य बढ़ाने का काम कर रहे थे, जिसको लेकर के एटीएस ने छापेमारी कर इनको गिरफ्तार किया है। जो इनके करीबी हैं, जिनको अभी तक इन्होंने अपने से जोड़ा है, उनकी तलाश कर रही है एटीएस। और वहीं मेरठ पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद आज इनको रिमांड पे लिया जाएगा, जिसके बाद और भी पूछताछ गहनता से की जाएगी, जिसके चलते क्या क्या इसके पास ऐसी सामग्री है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पश्चिम को हिलाने का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं तक देखा जाए सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जिस समय पश्चिम से ये 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, अलग अलग जिले के ये चारों लोग हैं, 3 जिलों से गिरफ्तार किए जाते हैं। गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति है, 2 शामली से, एक गाजियाबाद से। तो चारों के अलग अलग सूत्र और संपर्क नियम है, सभी के फोन खंगाले जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो इनके पास से पेन ड्राइव और वीडियो फुटेज बरामद किया पुलिस ने, उसको लेकर के गहनता से पूछताछ की जा रही है कि वहाँ पश्चिम में क्या साजिश करने वाले थे, आने वाले त्योहारों को लेकर अशांति का माहौल उत्तर प्रदेश में फैलाने वाले थे, या फिर वेस्टर्न के ऊपर जिस तरह से पश्चिम के अंदर काफी कई बड़े जिले हैं, काफी संवेदनशील जिले रहते हैं, उन जिलों में क्या साजिश रचने वाले थे, उसको लेकर के मेरठ पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। और अतुल, देखिए इनकी निशानदेही पर और कौन कौन से संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज आगरा दौरा है। दोपहर 12:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगी और शाम करीब 5 बजे खंडारी कैंपस पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। शाम 6 बजे से 7 बजे तक खंडारी कैंपस में कुलपति के साथ वार्ता करेंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
शाम 5 बजे खंडारी कैंपस में पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक खंडारी कैंपस में कुलपति के साथ वार्ता करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज आगरा दौरा है। आज आगरा के दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दोपहर 12:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होती नजर आएंगी, उसमें हिस्सा लेंगी। शाम 5 बजे खंडारी कैंपस पहुंचेंगी आनंदीबेन पटेल। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर आगरा के नालबंद चौराहे पर हमला हुआ, जहां हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़े और लूट की कोशिश की। इस दौरान चाकू से भी हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से पूरे सुनियोजित तरीके से ये हमला किया गया है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर। और अब इस पूरे मामले की यकीनन जांच होगी। और बता दें, हमले में गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए और लूट का भी प्रयास किया गया। तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हमला किया है। और 10 के एजेंडे में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से आबकारी विभाग के 3 अफसरों के निलंबन का आदेश इस वक्त जारी किया गया है। लेवाना कांड में तीनों अफसरों को निलंबित किया गया था। 15 दिन बाद संजय भूसरेड्डी ने यह आदेश जारी किया। डिप्टी कमिश्नर जलेंद्र उपाध्याय को निलंबित किया गया। पूर्व डीईओ संतोष तिवारी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। डिप्टी कमिश्नर जलेंद्र उपाध्याय को इस वक्त निलंबित किया गया है। तो कुल मिलाकर लेवाना अग्निकांड जो सामने आया था उसमें 3 लोगों को, 3 अधिकारियों को इस वक्त निलंबित किया गया है। डीओ संतोष तिवारी, इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव को भी निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग के 3 अफसरों के निलंबन के आदेश इस वक्त जारी हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले भजन गायक प्रभाकर मौर्य पर सरकारी बंजर भूमि कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के सगे चाचा रामनाथ मौर्य ने लगाया है। चाचा रामनाथ मौर्य का साफ कहना है कि उनके कब्जे की सरकारी बंजर भूमि पर कब्जा करने की नीयत से उनके भतीजे प्रभाकर ने योगी का मंदिर बनवाया है। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में मौर्य का पूर्वा कल्याण भदरसा निवासी रामनाथ मौर्य ने आरोप लगाया है कि बड़े भाई जगन्नाथ और उनकी भूमि मुस्तरका है, जहां आरोप है कि बड़े भाई के पुत्र प्रभाकर मौर्य द्वारा बंटवारे के बाद भी उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर बार बार विवाद की स्थिति हुई है, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ इस समस्या का। कैसा है कि जो है शहर में मुकदमा चला है, पहले वहाँ एप्लीकेशन हमारे एसडीएम साहब ना ले, तब एक तरफा काम हुआ है। कहाँ का आपने शिकायत किया? जिला जज किया, पुलिस कप्तान किया, सबके किया केहन है, मुख्यालय के ध्यान है, योगी जी के लेके ध्यान है, ओकर कोनो निस्तारण नहीं निकला। आप क्या चाहते हैं? हैं? आप क्या चाहते हैं? हम चाहे तो उचित न्याय हुए, हमें आधा मिले, चाहे 1/2 और जमीन बटी ही तो वो जो निक रहा अपना ले ले, जो खराब रहा वो हमें दे दे। 1 रुपया मान लिए तो 4 आना मान लिए बराबर लग। और इसी के साथ 10 का एजेंडा में हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।